तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मैकेनिक 3 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों इस एक जैसे फ्रेंचाइजी के अंदर हमें 2 मूवी देखने को मिल चुकी हैं और दोनों ही सुपरहिट रही है। इसी के बाद इसका तीसरा जो पार्ट है वो हमें 2025 के एंड तक देखने को मिलने वाला है। जो कुछ अपडेट निकल कर रही है सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द मैकेनिक साइमन वेस्ट द्वारा निर्देशित 2011 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जैसन स्टैथम, बेन फोस्टर, टोनी गोल्डविन, डोनाल्ड सदरलैंड, जेम्स लोगन, मिनी एंडन, जेफ चेज और क्रिस्टा कैंपबेल ने अभिनय किया है। लुइस जॉन कार्लिनो और रिचर्ड वेंक द्वारा लिखित यह 1972 में इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। स्टैथम ने आर्थर बिशप की भूमिका निभाई है जो एक पेशेवर हत्यारा है जो अपनी हिट फिल्मों को दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और छोटे अपराधियों के कृत्यों की तरह दिखाने में माहिर है। 3. इसे 28 जनवरी 2011 को अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया था जहां इसके एक्शन दृश्यों और स्टैथम के प्रदर्शन के लिए इसकी प्रशंसा की गई थी। एक सीक्वल, मैकेनिक रिसरेक्शन, 26 अगस्त 2016 को रिलीज किया गया था। कथानक: हिटमैन आर्थर बिशप कोलंबियाई काटिल बॉस के घर में घुस जाता है और उसे अपने ही तालाब में डुबो देता है। लुइसियाना में घर लौटने पर वह अपने दोस्त और गुरु हैरी मैक्किना से मिलता है। बिशप को उसके नियोक्ता डीन द्वारा हैरी को मारने का काम सौंपा जाता है। डीन बिशप को दक्षिण अफ्रीका में एक असफल मिशन के बारे में बताता है जिसमें कई हत्यारे मारे गए थे जिसका विवरण केवल डीन और हैरी को पता है। अनिच्छा से बिशप हैरी को मार देता है और इसे कारजैकिंग जैसा बना देता है। हैरी के अंतिम संस्कार में बिशप का सामना हैरी के बेटे स्टीव से होता है जिसे वह बाद में गुस्से में एक भावी कार चोर को मारने से रोकता है। स्टीव ने बिशप से उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कहा, इसलिए उसे अपने संभावित लक्ष्य हत्यारे बक का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन एक ही समय पर एक चिहुआहुआ को कॉफी शॉप में ले जाने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही स्टीव एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है, बिशप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने के लिए ले जाता है। बक अंततः स्टीव को पे के लिए आमंत्रित करता है। बक को रोहिप्नोल की अधिक मात्रा देने के बिशप के निर्देश को नज़रअंदाज करते हुए स्टीव उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। जब बक कपड़े उतारना शुरू करता है तो वो बिशप की नकल करते हुए बेल्ट से बहुत बड़े आदमी का गला घोंटने का प्रयास करता है। बक वापस लड़ता है और स्टीव एक लंबी लड़ाई के बाद मुश्किल से उसे मारने में सफल होता है। डीन ने बिशप द्वारा स्टीव के उपयोग पर अस्वीकृति व्यक्त की जिसने अनुबंध व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन किया। बिशप का अगला लक्ष्य पंथ नेता एंड्रू वॉन है जिसे वह दिल का दौरा पड़ने के लिए एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाने की योजना बना रहा है जिसके लिए पैरामेडिक्स एपिनेफ्रिन की एक घातक खुराक देगा। जब बिशप और स्टीव हिट की तैयारी कर रहे होते हैं, वॉन का डॉक्टर आता है और केटामाइन की एक खुराक देता है जो एड्रेनालाइन के प्रभाव को रोक देगा। इसके बजाय दोनों ने वॉन का दम घोंटने का फैसला किया। वॉन को मारने के बाद गार्ड उन्हें खोज लेते हैं, इसलिए वे गोली मारकर बाहर निकल जाते हैं, फिर अलग होकर घर चले जाते हैं। हवाई अड्डे पर बिशप को एक हिटमैन मिलता है जिसे उस मिशन में मारा जाना था जिसे हैरी ने कथित तौर पर बेच दिया था। हिटमैन ने खुलासा किया कि डीन ने अपने संदिग्ध व्यवहार को छुपाने के लिए असफल मिशन की योजना बनाई थी। बिशप को एहसास हुआ कि डीन ने हैरी को फंसाया था और उसे मारने के लिए धोखा दिया गया था। डीन के गुर्गों को भेजने के बाद जो उस पर घात लगाकर हमला करते हैं, बिशप को पता चलता है कि स्टीव पर भी सेफ हाउस में घात लगाकर हमला किया गया है। स्टीव अपने हमलावरों को मार देता है, उसे अपने पिता की बंदूक मिलती है और उसे एहसास होता है कि बिशप ने उसे मार डाला। बिशप और स्टीव ने घात लगाकर डीन को मार डाला। जब वे गैस लेने के लिए रुके तो स्टीव ने ट्रक को उड़ा दिया जबकि बिशप अभी भी अंदर था।
स्टीव बिशप के पास लौटता है और दो चीजें करता है जो बिशप ने उसे नहीं करने के लिए कहा था। वो टर्नटेबल पर एक रिकॉर्ड बजाता है और बिशप का 1966 जगुआर ई टाइप लेता है। जैसे ही वह चला जाता है, स्टीव को यात्री सीट पर एक नोट दिखाई देता है। इसमें लिखा है, स्टीव, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप मर चुके हैं। बिशप। कार में विस्फोट होने से पहले स्टीव आखिरी बार हंसते हैं। एक और विस्फोट ने बिशप के सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया। गैस स्टेशन पर सुरक्षा फुटेज से पता चलता है कि विस्फोट से पहले बिशप ट्रक से भाग गया था। वह एक अतिरिक्त ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। कास्ट करें। आर्थर बिशप के रूप में जेसन स्टैथम, स्टीव मैकेना के रूप में बेन फोस्टर, डीन सैंडरसन के रूप में टोनी गोल्डविन, हैरी मैकेना के रूप में डोनाल्ड सदरलैंड, जेफ चेज बक के रूप में, एंड्रू वॉन के रूप में जॉन मैकोनेल, सारा के रूप में मिनी एंडेन, राल्फ के रूप में स्टुअर्ट ग्रीर, केली के रूप में क्रिस्टा कैंपबेल, हेनरी के रूप में लांस ई निकोल्स, जेडी एवरमो गन रनर के रूप में, सेबेस्टियन के रूप में डेविड लीच, जॉन फिंच, डीन के अंगरक्षक के रूप में मार्क नट्टर, श्रीमती फिंच के रूप में लारा ग्राइस, फिंच की बेटी के रूप में एडा मिशेल लोरिडेंस, मारिया के रूप में कटार्जिना वोलेजिनियो, जॉर्ज लारा के रूप में जेम्स लोगन, लारा के गार्ड के रूप में एडी जे फर्नांडीज, रेमंड द कारजैकर के रूप में जोशुआ ब्रिजवाटर, आर्थर द डॉग के रूप में चूप। उत्पादन विकास 1972 के मूल मैकेनिक के निर्माता इरविन विंकलर और रॉबर्ट चाटॉफ ने एक अद्यतन करने की मांग की। रीमेक के पूर्व अधिकार फरवरी 2009 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में बेचे गए थे। वैराइटी ने बताया कि पटकथा कार्ल गजडुसिक द्वारा लिखी गई थी। कास्टिंग। निर्देशक साइमन वेस्ट और जेसन स्टैथम को 3 महीने बाद परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। 4 बेन फोस्टर और डोनाल्ड सदरलैंड को अक्टूबर 2009 में स्टैथम के साथ कास्ट किया गया था। 5 फिल्मांकन। फिल्मांकन 14 अक्टूबर को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में शुरू हुआ और 9 सप्ताह तक चला। 6 फिल्मांकन स्थानों में सेंट टैमनी पैरिश, 7 डाउनटाउन न्यू ऑरलियंस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 8 और अल्जियर्स सीफूड मार्केट शामिल हैं। 9 कुछ दृश्य ह्यूस्टन, टेक्सास, निकटवर्ती डाउनटाउन ह्यूस्टन मेट्रो बस प्रणाली के साथ साथ टेक्सास लाइसेंस प्लेटेड वाहनों और डाउनटाउन ह्यूस्टन के कुछ कट दृश्यों में फिल्माए गए थे। द मैकेनिक ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। फिल्म स्कोर द्वारा मार्क ईशम। जारी किया 25 जनवरी 2011। लंबाई 71-36। लेबल MIM रिकॉर्ड्स MIM 002। मार्क ईशम कालक्रम। द क्रेजीज। 2010 द मैकेनिक ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। 2011 फैक्ट्री। 2011 साउंड ट्रैक संगीत मार्क ईशम द्वारा है, 2 अपवादों के साथ। पियानो, वायलिन और वायोलिनसेलो के लिए ई फ्लैट प्रमुख में फ्रांज शूबर्ट की 1827 तिकड़ी नंबर 2 डी 929, जो बिशप के एक मिशन से लौटने पर बजाया जाता है। ये रिकॉर्ड 25 जनवरी 2011 को MIM रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। लिंजी जोस्की द्वारा बैटर ऑफ डेड, जो स्वयं जैज क्लब सिंगर की भूमिका निभा रही हैं। सभी ट्रैक मार्क ईशम द्वारा लिखे गए हैं। द मैकेनिक ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। नहीं। शीर्षक लंबाई 1 बैरिंकविला 1 22 2 डूबता हुआ 3 11 3 बायो 1 17 4 शराब परी 1 17 5 कॉफी शॉप से बार 0 46 6 मुझे एक मीटिंग चाहिए 2 31 7 कुएं में जहर डाल दिया 2 07 8 विक्टोरिया चिकित्सा 5 31 9 पीछे मुड़कर 0 33 10 कार जैक 2 35 11 मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं 1 44
12. बहुत करीब से 2, 35. 13. अप क्लोज वैकल्पिक संस्करण 2, 34. 14. चिहुआहुआ और लड़के 1, 54. 15. उसकी कार में मत जाओ 1, 37. 16. क्रोध और उसे रखने का स्थान 3, 58. 17. एक बाहरी व्यक्ति 1, 53. 18. मैं रेवरेंड नहीं हूँ वॉन का सेटअप भाग 1, 1, 14. 19. वॉन का सेटअप भाग 2, 4, 37. 20. वॉन का हिट भाग 1, 2, 27. 21. वे दीवार में हैं वॉन का हिट भाग 2, 2, 45. 22. उन्होंने आपके साथ बहुत आसानी से खेला 3, 47. 23. लेफ्ट साइड कुशन 3, 51. 24. उंगलियां कलाई कोहनी 2, 17. 25. ईंधन बचाओ मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ 4, 46. 26. गन स्टिंग 0, 35. 27. प्रतिशोधी मिशन है 3, 16. 28. मैकेनिक 3, 07. 29. मूल 1 मीटर 1, बोनस ट्रैक 1, 29. रिलीज नाट्यशास्त्रीय द मैकेनिक को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 28 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था। मिलेनियम फिल्म्स ने रिलीज के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार CBS फिल्म्स को बेच दिए। सुपर बाउल XLV से एक सप्ताह पहले रिलीज होने के साथ पुरुष दर्शकों के बीच इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। 10 यूनाइटेड किंगडम में वितरण अधिकार लायंसगेट को बेच दिए गए। 11. टीवी विज्ञापन पर प्रतिबंध जून 2011 में यूके के विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने फिल्म के एक विज्ञापन को ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित होने से प्रतिबंधित कर दिया। ये प्रतिबंध किशोर शो ग्ली के दौरान विज्ञापन की स्क्रीनिंग के संबंध में 13 दर्शकों की शिकायतों के बाद लगाया गया। अपने फैसले में प्राधिकरण ने पाया कि यद्यपि विज्ञापन जल विभाजक के बाद दिखाया गया था, ये संभावना थी कि 16 वर्ष से कम आयु के बड़ी संख्या में दर्शक उस समय ग्ली देख रहे होंगे और चित्रित हिंसक कल्पना की धारा की आलोचना की। विज्ञापन में 12. स्वागत बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $11.4 मिलियन की कमाई की। यह उत्तरी अमेरिका में $29.10 मिलियन की कमाई और अन्य क्षेत्रों में $47.20 मिलियन, दुनिया भर में कुल $76.30 मिलियन के साथ समाप्त हुआ। 2. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मैकेनिक को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 156 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 5/6/10 की औसत रेटिंग के साथ 53% की अनुमोदन रेटिंग दी है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, जेसन स्टैथम और बेन फोस्टर आनंददायक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये सतही रीमेक उन्हें दिमाग को सुन्न कर देने वाली हिंसा और एक्शन थ्रिलर क्लिच के साथ धोखा देता है। 13 मेटाक्रिटिक पर, जो मुख्यधारा के आलोचकों की समीक्षाओं को एक भारित औसत स्कोर प्रदान करता है, फिल्म को 35 आलोचकों के आधार पर 100 में से 49 का औसत स्कोर प्राप्त हुआ, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 14. रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2 सितारों से सम्मानित किया और कहा, दर्शकों को शोर और हलचल को मनोरंजन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह इतनी अच्छी तरह से किया गया है कि कोई यह पूछना लगभग भूल जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। 15. अगली कड़ी मुख्य लेख मैकेनिक पुनरुत्थान डेनिस गैंसेल ने सीक्वल का निर्देशन किया, जिसमें जेसन स्टैथम आर्थर बिशप के रूप में लौट आए। 16. साइमन एलेक्जेंडर वेस्ट, जन्म 17 जुलाई 1961, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्होंने मुख्य रूप से एक्शन शैली में काम किया है, विशेष रूप से कॉन एयर, लारा क्रॉफ्ट, टूम रेडर, द मैकेनिक और द एक्सपेंडेबल्स 2 फिल्मों के निर्देशक के रूप में। एक्शन के अलावा
उन्होंने द जनरल्स डॉटर और व्हेन ए स्ट्रेंजर कॉल्स फिल्मों का निर्देशन भी किया। अपने फिल्मी करियर से पहले वेस्ट ने संगीत वीडियो के लिए निर्देशक के रूप में काम किया, जिसमें रिक एस्टली का नेवर गोना गिव यू अप भी शामिल था। 3. प्रारंभिक जीवन। वेस्ट का जन्म लैचवर्थ, हर्टफोर्डशायर में हुआ था। उन्होंने अपना करियर बीबीसी फिल्म विभाग में सहायक फिल्म संपादक के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने नाटकों और वृत्तचित्रों पर काम किया। 4 इसके बाद उन्होंने विज्ञापनों और संगीत वीडियो पर काम करने के लिए बीबीसी छोड़ दिया। 4 बैंड लाला लाला की उनकी बेटी लिली वेस्ट ने 2018 के एक साक्षात्कार में पेपर मैगजीन को एक फिल्म निर्माता की बेटी होने के अनुभव का वर्णन किया। मेरे पिता एक फिल्म निर्माता हैं और उन्होंने मेरे जन्म के बाद से मेरे जीवन के हर पल को लगभग फिल्माया है। 1. करियर। 1990 का दशक। 1997 में कॉन एयर के साथ वेस्ट के निर्देशन की शुरुआत हुई, जिसमें निकोलस केज, जॉन क्यूसैक और जॉन मैल्कोविच ने अभिनय किया। 4-5. 2000 के दशक। वेस्ट ने 2001 की एक्शन फिल्म लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर का निर्देशन किया। यद्यपि यह लोकप्रिय वीडियो गेम टूम रेडर का रूपांतरण है, फिल्म का विकास एक ऐसे बाजार से प्रभावित था जो महिलाओं को ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर का नेतृत्व करने की आदत नहीं थी, एलियन फिल्म श्रृंखला के अपवाद के साथ। 6 इस कारक ने एंजेलिना जोली को क्रॉफ्ट के रूप में लेने के उनके फैसले को प्रभावित किया, हालांकि वह ज्यादा मशहूर नहीं थीं। कैथरीन ज़ेटा-जोन्स, एश्ले जुड और जेनिफर लोपेज के विपरीत, वह स्टूडियो की पहली पसंद नहीं थी। 6 जबकि लारा क्रॉफ्ट ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई की जो उस समय किसी महिला प्रधान एक्शन फिल्म के लिए सबसे अधिक थी, $131 मिलियन, प्रेरित थीम पार्क की सवारी, एक सीक्वल का नेतृत्व किया और जोली को स्टार बना दिया। 7 वेस्ट इस बात से निराश था कि इससे वैसी फिल्में नहीं बनी। उन्होंने कहा कि उस समय स्टूडियो इस बात को लेकर बेहद घबराया हुआ था कि परिणाम क्या हो सकता था। मुझे आश्चर्य है कि अन्य महिला प्रधान एक्शन कहानियों को सामने आने में इतना समय लग गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 या 3 साल इस के बाद इसकी सफलता को भुनाने के लिए इसके जैसी 10 अन्य फिल्में आईं। यह आश्चर्यजनक है कि चीजें इतनी धीमी गति से कैसे काम करती हैं। लेकिन आखिरकार द हंगर गेम्स और पैटी जेंकिंस की वंडर वुमन ने पकड़ बना ली है। 6. जॉय नोल्फी, एंटरटेनमेंट वीकली का कहना है कि वेस्ट ने अपनी नायिका को रोमांटिक सबप्लॉट्स में कभी नहीं फंसने वाली लड़कियों के लिए एक बदमाश शैली के रोल मॉडल के रूप में ढाला, जिसमें सुनिश्चित कब्र पर छापा मारने और कम स्पष्ट कामुकता के अधिक दृश्य थे। वेस्ट ने ऐसा कहा है, शायद ये फिल्म और चरित्र की मृत्यु होती। 7 आलोचक क्रिस्टीना लूसिया स्टेसिया का ये भी तर्क है कि फिल्म लारा क्रॉफ्ट ने खुद को उसी अवधि के अन्य लोकप्रिय गर्ल पावर शो और फिल्मों से अलग किया। द मैट्रिक्स 1999, चार्ल्स जल्स 2000, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन 2000, डार्क एंजल 2000 और अलियास 2001। टूम रेडर के निर्देशक साइमन वेस्ट महिला कामुकता और महिला एक्शन नायकों के बीच तनाव को सामने लाते हैं जब उनका तर्क होता है कि एंजेलिना को एक्शन अभिनेताओं के लिए एक आदर्श होना चाहिए। हमने उसे एक ऐसी चीज में बदल दिया है जिससे आप मिलना नहीं चाहेंगे, एक अंधेरी गली, लेकिन फिर भी आप ऐसा करेंगे। 8. 2010 वर्तमान। वेस्ट अंततः सिल्वेस्टर स्टैलोन, जेट ली, चक नॉरिस, जीन क्लाउड वैन डेम, ब्रूस विलिस और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ 2012 की फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 2 सहित कई एक्शन फिल्मों पर काम करेगा। 9 वह 2012 में स्टोलन के लिए निकोलस केज के साथ फिर से जुड़े। 9 2015 में उन्होंने जेसन स्टैथम के साथ क्राइम थ्रिलर फिल्म वाइल्ड कार्ड का निर्देशन किया। यह 1986 की फिल्म हीट का रीमेक है, जो विलियम गोल्डमैन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 9 2017 में वेस्ट ने अपनी पहली फीचर म्यूजिकल कॉमेडी गन शाई का निर्देशन किया, जिसमें एंटोनियो बैंडेरस ने अभिनय किया और यह मार्क हास्किल स्मिथ के उपन्यास साल्टी पर आधारित थी। 10 वेस्ट ने 2019 में चीन की बड़े बजट की आपदा फिल्म
स्काईफायर का निर्देशन किया। 11-12 और एक अन्य चीनी एक्शन फिल्म द लीजेंड हंटर्स का भी निर्देशन करेंगे। 11. फिल्मोग्राफी। फिल्में। निदेशक। वर्ष शीर्षक टिप्पणियाँ। 1997 चोर हवा। 1999 जनरल की बेटी। 2001 लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर लेखक भी। 2006 जब एक अजनबी पुकारे। 2011 मैकेनिक। 2012 एक्सपेंडेबल्स 2 चुराया हुआ। 2015 वाइल्ड कार्ड। 2016 बंदूक भीरू। 2017 स्ट्रैटन। 2019 आकाश में आग जैसा दृश्य। लुइस जॉन कार्लिनो 1 जनवरी 1932 17 जून 2020 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्देशक थे। उनका करियर 5 दशकों तक फैला रहा और इसमें द फॉक्स, द ब्रदरहुड, द मैकेनिक, द सेलर हु फेल फ्रॉम ग्रेस विद द सी, आई नेवर प्रॉमिस यू ए रोज गार्डन, रिसरेक्शन और द ग्रेट सेंटनी जैसे काम शामिल थे। कार्लिनो को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार भी शामिल था। नाट्य कार्य। कार्लिनो के शुरुआती कार्यों में से एक नाटक द ब्रिक एंड द रोज था, आवाज़ों के लिए एक कोलाज। ये 12 दिसंबर 1957 को प्रकाशित हुआ था। 2 और पहला उत्पादन उस वर्ष इवर थिएटर में हुआ, जो अब हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में LA फिल्म स्कूल का हिस्सा है। 3. द ब्रिक एंड द रोज की स्क्रिप्ट को ड्रामाटिस्ट प्ले सर्विस द्वारा 1959 में वितरित किया गया था। 3 और यह नाटक 24 जनवरी 1960 को CBS रिpertoire वर्कशॉप के हिस्से के रूप में टेलीविजन पर प्रस्तुत किया गया था। 4 कार्लिनो ने थिएटर के लिए लिखना जारी रखा। ड्रामाटिस्ट्स प्ले सर्विस द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित स्क्रिप्ट और अमेरिकन नेशनल थिएटर एंड एकेडमी 3 और जॉन गोल्डन थिएटर सहित कई स्थानों पर कई प्रदर्शनों के साथ कुछ सफलता के साथ। 5. पटकथा लेखन और निर्देशन। कार्लिनो का पहला पटकथा लेखन श्रे एंड मेक थंडर हिज ट्रिब्यूट टेलीविजन श्रृंखला रूट 66 का एपिसोड 99 था, जो 1 नवंबर 1963 को प्रसारित हुआ था। उसी महीने कार्लिनो को कक डगलस की फिल्म निर्माण कंपनी जोएल प्रोडक्शंस द्वारा पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 4 सेकंड्स विज्ञान कथा लेखक डेविड एली के उपन्यास पर आधारित। 6 फिल्म में मुख्य भूमिका शुरू में डगलस के लिए लिखी गई थी, लेकिन भूमिका अंततः रॉक हडसन द्वारा निभाई गई। जोएल प्रोडक्शंस ने जॉन फ्रैंकनहाइमर प्रोडक्शंस, निर्देशक जॉन फ्रैंकनहाई मर की फिल्म निर्माण कंपनी के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। 6 इस साजिश थ्रिलर ने निर्देशक की ओर से शिथिल रूप से जुड़े व्यामोह त्रयी के अंतिम भाग के रूप में काफी ध्यान आकर्षित किया। 7 यह फिल्म 1966 के कांस फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई थी और पाल्मे डी ओर के लिए नामांकित व्यक्तियों में से एक थी। 8. कार्लिनो ने अगली बार पटकथा लेखक हॉवर्ड कोच के साथ D.H. लॉरेंस के 1923 के उपन्यास द फॉक्स के रूपांतरण पर काम किया। 1967 की फिल्म सैंडी डेनिस, एनी हेवुड और कीर डुलिया अभिनीत ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और हेवुड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अर्जित किया। कार्लिनो और कोच की पटकथा को 1967 की सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। अगले वर्ष कार्लिनो को द ब्रदरहुड में उनके काम के लिए 1968 के सर्वश्रेष्ठ लिखित अमेरिकी मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें कक डगलस ने अभिनय किया था और मार्टिन रिड द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 1970 में उन्होंने रॉबर्ट हैनलिन के क्लासिक उपन्यास स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड का रूपांतरण लिखा, जिसे वॉर्नर ब्रदर्स ने चुना और 1971 की शुरुआत में निर्माण के लिए सूचीबद्ध किया। 9 फिल्म कभी नहीं बनी। कार्लिनो ने 1972 की फिल्म द मैकेनिक के लिए मूल कहानी और पटकथा लिखी, जिसमें चार्ल्स ब्रॉनसन और जॉन माइकल विंसेंट ने अभिनय किया। ये फिल्म पहले 16 मिनट तक बिना किसी संवाद के शुरू होने और इसके आश्चर्यजनक अंत के लिए जानी जाती है। 1976 में
कार्लिनो ने युकियो मिशिमा के 1963 के उपन्यास द सेलर हु फेल फ्रॉम ग्रेस विद द सी को स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया और उसी शीर्षक की फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें क्रिस क्रिस्टोफरसन और सारा माइल्स ने अभिनय किया था। 10. कार्लिनो और गेविन लैम्बर्ट को आई नेवर प्रॉमिस यू ए रोज गार्डन के लिए 1977 की सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए ऑस्कर नामांकन और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार नामांकन मिला। कार्लिनो ने पैट कॉनरॉय के 1976 के उपन्यास पर आधारित द ग्रेट सेंटनी को लिखा और निर्देशित किया। 11. फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉप्स ऑफिसर की कहानी बताती है, जिसकी सैन्य एविएटर के रूप में सफलता एक पति और पिता के रूप में उसकी कमियों के विपरीत है। फिल्म में रॉबर्ट डुवेल, बेलीथ डैनर, माइकल ओ कीफ, लिसा जेन पस्की, जूली एनी हैडॉक, ब्रायन एंड्रूज, स्टेन शॉ और डेविड कीथ हैं। कार्लिनो को अन्य माध्यम से रूपांतरित सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए 1979 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। द ग्रेट सेंटनी को 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डुवेल और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओ कीफ। 1980 में कार्लिनो ने रिसरेक्शन के लिए मूल लेखन और पटकथा का काम किया और उन्हें 1980 के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सैटर्न अवार्ड के लिए अकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी और हॉरर फिल्म्स द्वारा नामांकित किया गया था। फिल्मोग्राफी। CBS प्रदर्शन सूची कार्यशाला, 1 एपिसोड द ब्रिक एंड द रोज। रूट 66, 1 एपिसोड 1963 एंड मेक थंडर हिज ट्रिब्यूट 1963 टीवी एपिसोड, लेखक। टुप टुप मेन इंगिन होना 1966 टीवी, लेखक। सेकंड्स 1966 पटकथा। द फॉक्स 1967 पटकथा। उर्फ D.H. लॉरेंस की द फॉक्स USA, पूरा शीर्षक। द ब्रदरहुड 1968, लेखक तकनीकी पर्यवेक्षक। प्रोडाजेम स्टारा कोला 1968 टीवी, लेखक। जिदी रूजा 1970 टीवी, लेखक। इन सर्च ऑफ अमेरिका 1971 टीवी, लेखक। भय का प्रतिबिंब 1972, लेखक। द मैकेनिक 1972 पटकथा कहानी। उर्फ किलर ऑफ किलर्स USA, पुनः जारी शीर्षक। डॉक्टर इलियट, 1 एपिसोड 1973 पायलट 1973 टीवी एपिसोड, लेखक। अपने पिता का सम्मान करें 1973 CBS लघु श्रृंखला, लेखक। क्रेजी जो 1974, लेखक। सभी लोग कहाँ चले गए 1974 टीवी, पटकथा कहानी। द सेलर हु फेल फ्रॉम ग्रेस विद द सी 1976 स्क्रीन के लिए लिखित निर्देशक। आई नेवर प्रॉमिस यू ए रोज गार्डन 1977 पटकथा। द ग्रेट सेंटनी 1979 लेखक निर्देशक। पुनरुत्थान 1980 द्वारा लिखित। क्लास 1983 निर्देशक। हॉन्टेड समर 1988 लेखक। पुनरुत्थान 1999 टीवी, पूर्व पटकथा कहानी। इरविन विंकलर, जन्म 28 मई 1931, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। वह 58 से अधिक मोशन पिक्चर्स के निर्माता या निर्देशक हैं, जो 1967 की एल्विस प्रेस्ली अभिनीत डबल ट्रबल से जुड़ी हैं। उनके द्वारा निर्मित चौथी फिल्म दे शूट हॉर्सेस, डोंट दे? जेन फोंडा अभिनीत 1969 को 9 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 1976 की रॉकी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता। एक निर्माता के रूप में उन्हें 4 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया है: रॉकी 1976, रेजिंग बुल 1980, द राइट स्टफ 1983 और गुडफेलस 1990। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विंकलर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार 1-2 में सोल और अन्ना विंकलर के यहाँ हुआ था। कोनी द्वीप में पले बढ़े, उनकी पहली नौकरी बोर्डवॉक पर बम्पर सवारी करना था।
3 विंकलर ने हाई स्कूल से जल्दी स्नातक की उपाधि प्राप्त की और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन पुराने और अधिक परिपक्व छात्रों के बीच खुद को उपेक्षित महसूस किया, जिनमें से कई द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक थे जिन्होंने जीआई बिल के तहत विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था। कोरियाई युद्ध के फैलने पर उन्होंने स्वेच्छा से सेना में शामिल होने के लिए कहा और 2 साल तक लुइजियाना में तैनात रहे। 3 अपनी सेवा पूरी करने के बाद विंकलर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय लौट आए और 1955 में अमेरिकी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। 4 प्रारंभिक करियर। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद विंकलर की पहली नौकरी विलियम मॉरिस एजेंसी (WMA) में थी। एक एजेंट के रूप में उनके पहले ग्राहकों में कॉमेडियन सैमी शोर और जैकी वनोन थे। हालांकि विंकलर अपने बारे में कहते हैं कि वह एक औसत दर्जे एजेंट थे। 5 जैकी मेसन सहित कई हास्य कलाकारों को प्रबंधित करने वाले रॉबर्ट चाटॉफ से मिलने के बाद दोनों ने अपनी खुद की प्रतिभा प्रबंधन कंपनी की स्थापना की। 6 असफल ग्राहकों में से एक 3 विलियम मॉरिस एजेंसी ने उन्हें उस समय अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जब उनके पास विकल्प थे। वो अभिनेत्री जूली क्रिस्टी थी, जिनका डॉक्टर जीवागो के लिए स्क्रीन टेस्ट उन्होंने आयोजित किया था। 7 विंकलर और चाटॉफ ने अपने एक अन्य ग्राहक के माध्यम से जॉन स्लेसिंगर की फिल्म डार्लिंग को फिल्म निर्माता जोसेफ ई. लेविन को सौंप दिया। ये सौदा उन्हें प्रतिभा प्रबंधन से लेकर फिल्म निर्माण तक ले गया। 5 फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में करियर। प्रोडक्शन कंपनी विंकलर चाटॉफ प्रोडक्शंस का गठन करते हुए विंकलर ने 1960 के दशक के अंत में अपने साथी रॉबर्ट चाटॉफ के साथ फिल्मों का निर्माण शुरू किया। उनका पहला प्रयास जड बर्नार्ड के साथ एल्विस प्रेस्ली अभिनीत डबल ट्रबल 1967 था। उनकी अगली फिल्म ली मार्विन अभिनीत जॉन बोर्मनर की थ्रिलर पॉइंट ब्लैंक 1967 थी, जिसे अब एक क्लासिक माना जाता है। एक प्रोजेक्ट के लिए सिडनी पोलाक को अपनी प्रोडक्शन टीम में शामिल करते हुए उन्होंने दे शूट हॉर्सेस डोंट दे के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। 1969 उनकी अगली फिल्म द स्ट्रॉबेरी स्टेटमेंट 1970 ने कांस में जूरी पुरस्कार जीता। चाटॉफ और विंकलर ने रॉकी 1976 के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में अकादमी पुरस्कार अर्जित किया। इसके बाद निर्माता जोड़ी ने रेजिंग बुल 1980 और द राइट स्टफ 1983 के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया, जो 1985 में चाटॉफ विंकलर प्रोडक्शंस के भंग होने से पहले उनका आखिरी प्रोजेक्ट था। 7 विंकलर ने द राइट स्टफ 1983 जैसी उल्लेखनीय विशेषताएं प्रस्तुत की, जिसे 4 जीत के साथ 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। राउंड मिडनाइट 1986 जिसने 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कोस्टा गवरास फिल्में बेट्रेड 1988 और म्यूजिक बॉक्स 1989 का निर्माण किया, जिसे नामांकित किया गया, और गुडफेलस 1990 के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने से पहले बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर जीता। उन्होंने रॉकी 2 1978, रॉकी 3 1982, रॉकी ईव 1985 और रॉकी वी 1990 का भी निर्माण किया। विंकलर निर्देशक की कुर्सी पर आसीन हुए उन्होंने गिल्टी बाय सस्पिशन 1991 से डेब्यू किया, जो हॉलीवुड ब्लैकलिस्ट के बारे में एक नाटक जिसे उन्होंने लिखा भी था, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो ने अभिनय किया था, जिसे 1991 के कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर के लिए नामांकित किया गया था। उनकी दूसरी फीचर फिल्म नाइट एंड द सिटी की रीमेक थी, जिसमें डी नीरो ने भी अभिनय किया था, और इसे 1992 के न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के लिए समापन फीचर के रूप में चुना गया था। विंकलर ने सैंड्रा बुलॉक वाहन द नेट 1995 के लेखक निर्देशक के रूप में बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसने 1998 में यूएसए नेटवर्क पर इसी नाम की एक श्रृंखला शुरू की। लाइफ एज ए हाउस 2001 ने 2001 के टोरंटो फिल्म महोत्सव में दुनिया भर में अपनी शुरुआत की 8 और एक अवसादग्रस्त मरते हुए आदमी
केविन कलाइन की कहानी बताई, जो अपने अपमानजनक पिता से विरासत में मिली जीर्ण शीर्ण समुद्र तट झोपड़ी के पुनर्निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाता है। इस प्रक्रिया में वह अपने और अपने अप्रभावित बेटे हेडन क्रिस्टेंसन के बीच पुल का निर्माण कर रहा है। इस फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिलने के बाद विंकलर ने अनुवर्ती डी लवली 2004 के लिए कलाइन के साथ फिर से काम किया, जिसमें अभिनेता को अमेरिकी संगीतकार कोल पोर्टर के बारे में उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म में मुख्य भूमिका दी गई, जो उनकी पत्नी के साथ उनके अनूठे रिश्ते पर केंद्रित थी। और म्यूज, एशले जुड और 2004 के कांस फिल्म फेस्टिवल में समापन रात की फिल्म के रूप में चुना गया था। 9. जबकि उनका निर्देशन करियर 2006 तक चला, विंकलर ने अपने हिस्से की फिल्मों का निर्माण जारी रखा, जिनमें द शिपिंग न्यूज 2001, इनफ 2002, द गैम्बलर की 2014 की रीमेक शामिल है। उन्होंने जेम्स टोबैक की 1974 की मूल फिल्म का भी निर्माण किया था और रॉकी बाल्बोआ 2006 और स्पिन ऑफ सीक्वल क्रीड 2015 के साथ रॉकी फ्रेंचाइज में उनकी वापसी हुई, जिसे 6 NAACP इमेज अवार्ड्स 4 जीतने, 10 और क्रीड 2 2018 सहित कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। स्कॉर्सेसे के साथ उनका काम द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013, साइलेंस 2016 और द आयरिशमैन 2019 के साथ जारी रहा, जो नेटफ्लिक्स के साथ विंकलर का पहला सहयोग था। 3. 2019 में विंकलर ने अपनी आत्मकथा ए लाइफ इन मूवीज स्टोरीज फ्रॉम 50 ईयर्स इन हॉलीवुड प्रकाशित की। 11 न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, विंकलर 20वीं सदी की कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण करने वाले करियर को बड़े उत्साह से देखते हैं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। व्यक्तिगत जीवन। विंकलर ने 1959 में न्यूयॉर्क में WMA में काम करते हुए अपनी पत्नी मार्गो विंकलर से शादी की। वे 1966 में लॉस एंजल्स चले गए। मार्गो मूल रूप से कैलिफोर्निया से थे और उनके माता-पिता इर्मा और चार्ली मेल्सन वाडेविल के पूर्व कलाकार थे। 3 दंपति के 3 बेटे हैं, चार्ल्स विंकलर, डेविड विंकलर और एडम विंकलर। विंकलर का सबसे छोटा बेटा एडम UCLA स्कूल ऑफ लॉ में संवैधानिक कानून के प्रोफेसर और एक प्रकाशित लेखक हैं। बेंजामिन ए. फोस्टर, जन्म 29 अक्टूबर 1980, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने द पनिशर 2004, एक्स-मैन, द लास्ट स्टैंड और अल्फा डॉग दोनों 2006, द मैसेंजर और पांडोम दोनों 2009, द मैकेनिक 2011, कॉन्ट्राबैंड 2012 सहित फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। किल योर डार्लिंग्स और लोन सर्वाइवर दोनों 2013, द प्रोग्राम 2015 और लीव नो ट्रेस 2018। उन्हें 3 टू युमा 2007 में उनकी भूमिका के लिए सैटर्न अवार्ड और सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 3 और हेल या हाई वाटर 2016 में टाना हॉवर ड को चित्रित करने के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता। 4 उन्होंने 6 फीट अंडर 2003-2005 में रसेल कॉविन के रूप में भी काम किया। जूड अपाटो के शो फ्रीक्स एंड गीक्स 2000 में एली नामक एक हाई स्कूल के छात्र की भूमिका में उनकी आवर्ती भूमिका थी, जो 1 सीजन तक चला। प्रारंभिक जीवन। बेंजामिन ए. फोस्टर का जन्म 29 अक्टूबर 1980 को बोस्टन में रेस्तरां मालिकों स्टीवन फोस्टर और गिलियन किरवान के बेटे के रूप में हुआ था। 5, 6, 7 उन्होंने अपने माता-पिता को स्वतंत्र उत्साही, वियतनाम विरोधी हिप्पी बताया है। 8 उनका एक छोटा भाई जॉन है, जो एक अभिनेता भी है। 1984 में फोस्टर परिवार फेयरफील्ड, आयोवा में स्थानांतरित हो गया जब उनके बोस्टन घर को लुटेरों ने तोड़ दिया, जबकि वे वहां मौजूद थे। 7-8 फोस्टर का पालन पोषण यहूदी धर्म में हुआ और उनका बार मित्सवा समारोह हुआ। 8-9 उनके दादा दादी सेलिया, सेगल और अब्राहम फोस्टर थे, जो बोस्टन में एक प्रमुख न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उनके परिवार रूसी साम्राज्य से आए थे। 101121 युवा के रूप में उन्होंने इंटरलोचन आर्ट्स कैंप में भाग लिया और वहां थिएटर का अध्ययन किया।
13. करियर 2015 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फॉस्टर ने 16 वर्ष की उम्र में एक अभिनेता के रूप में काम करना शुरू किया। 1996 और 1997 में उन्होंने डिज्नी चैनल की टेलीविजन श्रृंखला फ्लैश फॉरवर्ड में अभिनय किया। 2001 में उन्होंने फिल्म गेट ओवर इट में अभिनय किया। फोस्टर की HBO मूल श्रृंखला 6 फीट अंडर में रसेल कॉविन 22 एपिसोड के रूप में भी आवर्ती भूमिका थी। 7, 11, 14 और द पनिशर फिल्मों में दिखाई देने के बाद फोस्टर ब्रूस विलिस, केविन पोलाक और मिशेल हॉर्न के साथ होस्टेज में दिखाई दिए। 2006 में फोस्टर एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में कॉमिक बुक हीरो एंजल वॉरेन वर्थिंगटन 3 के रूप में दिखाई दिए। 7, क्राइम थ्रिलर अल्फा डॉग में उन्होंने जैक माज़ुर्स्की का किरदार निभाया और फिल्म में एक ड्रग एडिक्ट की उपस्थिति का अनुकरण करने के लिए उसकी आंखों में ग्लूकोमा की बूंदें डालीं। 14, 2007 में उन्होंने पश्चिमी फिल्म 3, 10 टू युमा में क्रूर हत्यारे और डाकू चार्ली प्रिंस की भूमिका निभाई। 15 फरवरी 2013 में उन्हें ब्रॉडवे नाटक ऑफेंस में उनके पहले थिएटर प्रदर्शन के रूप में शिया लाबियोफ की जगह लेने के लिए चुना गया था। 16 मई 2014 में ये घोषणा की गई थी कि वह लंदन में यंग विक में बेनेडिक्ट एंड्रूज के नए प्रोडक्शन ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर में गिलियन एंडरसन और वेनेसा किर्बी के साथ अभिनय करेंगे। 17 वही उत्पादन 19 सितंबर 2014 को बंद हो गया और 2016 में न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गया, ब्रुकलिन में सेंट एंड वेयरहाउस में खुला। 18 फोस्टर ने बायोपिक द प्रोग्राम में लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की भूमिका निभाई। 19, 20 और जून 2016 में रिलीज हुई फैंटेसी साहसिक वॉरक्राफ्ट में सह अभिनय किया। 21 डोनाल्ड मैकनिचोल सदरलैंड सीसी, जन्म 17 जुलाई 1935, एक कनाडाई अभिनेता हैं जिनका फिल्मी करियर 7 दशकों से अधिक का है। 2 उन्हें एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है जिन्हें कभी अकादमी पुरस्कार नामांकन नहीं मिला। 3, 4, 5, 2017 में उन्हें अकादमी मानद पुरस्कार मिला। 6 द डर्टी डजन 1967, M*A*S*H 1970 और केलीज हीरोज 1970 जैसी फिल्मों में अभिनय करने के बाद सदरलैंड को प्रसिद्धि मिली। बाद में उन्होंने प्रमुख और सहायक दोनों भूमिकाओं में कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें क्लूट 1971, डोंट लुक नाउ 1973, द डे ऑफ द लोकस्ट 1975, फेलिनी कासानोवा 1976, 1900, 1976, एनिमल हाउस शामिल हैं। 1978, इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स 1978, ऑर्डिनरी पीपल 1980, आई ऑफ द नीडल 1981, ए ड्राई वाइट सीजन 1989, बैकड्राफ्ट 1991, JFK 1991, 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993, विदाउट लिमिट्स 1998, द इटालियन जॉब 2003 और प्राइड एंड प्रेजुडिस 2005। हाल ही में सदरलैंड ने द हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी में राष्ट्रपति स्नो की भूमिका निभाई। सदरलैंड को उनकी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा मिली है। सिटीजन एक्स 1995 में कर्नल मिखाइल फेटिसोव के किरदार के लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। उन्होंने अपराइजिंग 2001 में एडम ज़ेनियाको और पाथ टू वॉर 2002 में क्लार्क क्लिफोर्ड की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड अर्जित किया। सदरलैंड को 2000 में कैनेडियन वॉक ऑफ फेम और 2011 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने सहित विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें 1978 में ऑर्डर ऑफ कनाडा (OC) का अधिकारी, 2012 में ऑड्रे डेस आर्ट्स डेस लेट्रेस का कमांडर बनाया गया था और 2019 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा (CC) प्राप्त किया। वह अभिनेता किफर सदरलैंड, रोसेफ सदरलैंड और एंगस सदरलैंड के पिता हैं।
अक्टूबर 2023 में कनाडा पोस्ट ने कनाडा के सबसे सम्मानित और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में उनके करियर की स्मृति में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 7. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सदरलैंड का जन्म 17 जुलाई 1935 को सेंट जॉन, न्यू ब्रंसविक के सेंट जॉन जनरल अस्पताल में हुआ था। 8 वह डोरोथी इसोबेल नी मैकनिचोल 1892-1956 और फ्रेडरिक मैकलिया सदरलैंड 1894-1983 के बेटे थे, जो सेल्स और बिजनेस में काम करते थे। स्थानीय गैस, बिजली और बस कंपनी चलाई। 2 वह स्कॉटिश, जर्मन और अंग्रेजी वंश का है। 10 एक बच्चे के रूप में उन्हें आमवाती बुखार, हेपेटाइटिस और पोलियोमाइलाइटिस था। 11-12 साल की उम्र में ब्रिजवाटर, नोवा स्कोटिया में जाने से पहले सदरलैंड और उनका परिवार लेकसाइड, न्यू ब्रंसविक में एक फार्म हाउस में रहते थे। 8 जहां उन्होंने अपनी किशोरावस्था बिताई। 11 उन्होंने 14 साल की उम्र में स्थानीय रेडियो स्टेशन CKBW के लिए एक समाचार संवाददाता के रूप में अपनी पहली अंशकालिक नौकरी प्राप्त की। सदरलैंड ने ब्रिजवाटर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय के एक संबद्ध कॉलेज, विक्टोरिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनकी पहली पत्नी लोइस में हॉडविक, चाइल्ड स्टार लोइस एंड हॉडविक के साथ भ्रमित न हो से मुलाकात हुई, और उन्होंने इंजीनियरिंग और ड्रामा में दोहरी डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह एक समय टोरंटो में यूसी फोलीज कॉमेडी मंडली के सदस्य थे। उन्होंने इंजीनियर बनने के बारे में अपना मन बदल लिया और 1957 में कनाडा छोड़कर ब्रिट न चले गए। 12 लंदन अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में पढ़ाई की। करियर। लंदन अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा छोड़ने के बाद सदरलैंड ने स्कॉटलैंड के पैर्थ रिपेटरी थिएटर में 1.5 साल बिताया। 1960 के दशक की शुरुआत से मध्य तक सदरलैंड को ब्रिटिश फिल्मों और टीवी में छोटी भूमिकाएं मिलनी शुरू हुईं, जैसे कि द सेंटिमेंटल एजेंट एपिसोड ए वेरी डिजायरेबल प्लॉट 1963 में एक होटल रिसेप्शनिस्ट। उन्हें क्रिस्टोफर ली के साथ कैसल ऑफ द लिविंग डेड 1964 और डॉक्टर टेरर्स हाउस ऑफ हॉरर्स 1965 जैसी डरावनी फिल्मों में दिखाया गया था। हैमर फिल्म्स प्रोडक्शन डाई में भी उनकी सहायक भूमिका थी। मरना मेरी जान 1965 तल्लुला बैंकहेड और स्टैफनी पॉवर्स के साथ। उसी वर्ष वो शीत युद्ध क्लासिक द बेडफोर्ड इंसिडेंट और टीवी श्रृंखला गिडियंस वे में 1966 के एपिसोड द मिलियनेयर्स डॉटर में दिखाई दिए। 1966 में सदरलैंड BBC टीवी नाटक ली ओसवाल्ड असैसिन में ली हार्वे ओसवाल्ड के दोस्त चार्ल्स गिवेंस, भले ही गिवेंस खुद एक अफ्रीकी अमेरिकी थे, की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। वह 1965 के एपिसोड द हैप्पी सुसाइड में टीवी श्रृंखला द सेंट में भी दिखाई दिए। 1967 में वो द एवेंजर्स के एक एपिसोड द सुपरलेटिव 7 में दिखाई दिए। 1966 में उन्होंने द सेंट स5E14 में दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। एपिसोड एस्केप रूट, जिसे शो के स्टार रोजर मूर द्वारा निर्देशित किया गया था, जिन्होंने बाद में सदरलैंड को याद किया, मुझसे पूछा कि क्या वह इसे कुछ निर्माताओं को दिखा सकते हैं क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार थे। वे देखने आए थे रफ कट और उसे द डर्टी डजन मिल गया। 14 ये फिल्म, जिसमें ली मार्विन, चार्ल्स ब्रॉनसन और कई अन्य लोकप्रिय कलाकार थे, 1967 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और MGM की साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 15 1968 में यूके फिल्म द डर्टी डजन में सफलता के बाद सदरलैंड ने हॉलीवुड के लिए लंदन छोड़ दिया। 12 1973 की थ्रिलर डोंट लुक नाउ की शूटिंग वेनिस में हुई थी। सदरलैंड और सह कलाकार जूली क्रिस्टी दोनों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। इसके बाद वो 2 युद्ध फिल्मों में दिखाई दिए। 1970 में रॉबर्ट ऑल्टमैन की MASH में हॉकाई पियर्स के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और 1970 में फिर से केलीज हीरोज में हिप्पी टैंक कमांडर ओडबॉल के रूप में। इसके फिल्मांकन के दौरान स्पाइनल मेनिंजाइटिस से उनके स्वास्थ्य को खतरा था।
16 सदरलैंड ने 1970 की कॉमेडी स्टार्ट द रेवोल्यूशन विदाउट मी में जीन वाइल्डर के साथ अभिनय किया। अकादमी पुरस्कार विजेता जासूसी थ्रिलर क्लूट 1971 के फिल्मांकन के दौरान सदरलैंड के सह कलाकार जेन फोंडा के साथ अंतरंग संबंध थे। 17 सदरलैंड और फोंडा ने वियतनाम युद्ध विरोधी वृत्तचित्र FTA 1972 में एक साथ सह निर्माण और अभिनय किया, जिसमें प्रशांत रिम में सेना के ठिकानों के बाहर प्रदर्शन किए गए रेखाचित्रों की एक श्रृंखला और अमेरिकी सैनिकों के साक्षात्कार शामिल थे जो उस समय मौजूद थे। सक्रिय सेवा। क्लूट में अपनी उपस्थिति के अनुवर्ती के रूप में सदरलैंड और फोंडा ने स्टैल्यार्ड ब्लूज 1973 में एक साथ प्रदर्शन किया, जो लेखक डेविड एस. वार्ड का एक फ्रीव्हीलिंग एज ऑफ एक्वेरियस रोम्प एंड रोल सैपर था। 18 1980 में लोलिता रिहर्सल के दौरान ब्लैंच बेकर और सदरलैंड ने 1970 के दशक में वेनिस आधारित मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म डोंट लुक नाउ 1973 जैसी फिल्मों में खुद को एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में पाया, जिसमें सह कलाकार जूली क्रिस्टी थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। युद्ध फिल्म द ईगल हैज़ लैंडेड 1976, फेडरिको फेलिनी की कैसानोवा 1976 और थ्रिलर आई ऑफ द नीडल, जिसे आइल ऑफ मुल वेस्ट स्कॉटलैंड में स्थान पर फिल्माया गया था, और विज्ञान कथा डरावनी फिल्म में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में ब्रूक एडम्स और जेफ गोल्डब्लम के साथ फिल्म इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स 1978। उन्होंने मॉन्ट्रियल डॉक्टर नॉमन बैथ्यून, एक चिकित्सक और मानवतावादी के रूप में प्रदर्शन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय कनाडाई टेलीविजन श्रृंखला विटनेस टू टुमारो को लॉन्च करने में मदद की, जो बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी चीन में बैथ्यून के अनुभवों के बारे में बात करती है। 19 सदरलैंड ने 1978 में नेशनल लैम्पून के एनिमल हाउस में पॉट स्मोकिंग प्रोफेसर डेव जेनिंग्स की भूमिका भी निभाई, जिससे फिल्म की लोकप्रियता के परिणामस्वरूप युवा प्रशंसकों के बीच उनकी पहचान बन गई। जब उन्हें कास्ट किया गया तो उन्हें या तो $40,000 अग्रिम या फिल्म की कुल कमाई का 2% देने की पेशकश की गई। ये सोचकर कि फिल्म निश्चित रूप से बड़ी सफल नहीं होगी, उन्होंने अग्रिम भुगतान का विकल्प चुना। उद्धरण वांछित फिल्म ने अंततः $141.6 मिलियन की कमाई की। 20 उन्होंने इतालवी निर्देशक बनाडो बर्तोलुची की 1976 की महाकाव्य फिल्म 1900 में अपने प्रदर्शन और मैरी टाइलर मूर और टिमोथी हटन के साथ अकादमी पुरस्कार विजेता पारिवारिक नाटक ऑर्डिनरी पीपल 1980 में संघर्षशील पिता की भूमिका के लिए प्रशंसा हासिल की। 1981 में उन्होंने एनी व्हीलर की फिल्म ए वॉर स्टोरी सुनाई। उन्होंने बैथ्यून 1977 और बैथ्यून द मेकिंग ऑफ ए हीरो 1990 में चिकित्सक नायक नॉमन बैथ्यून की भूमिका निभाई। 1983 में उन्होंने जॉन स्टीनबेक की द विंटर ऑफ आवर डिस्कंटेंट के रूपांतरण में टेरी गार और ट्यूसडे वेल्ट के साथ सह अभिनय किया। 1980 और 1990 के दशक में सदरलैंड की कुछ बेहतर ज्ञात भूमिकाएं रंगभेद नाटक ए ड्राई वाइट सीजन 1989 में थीं, जिसमें मार्लन ब्रैंडो और सुसान सरंडन भी शामिल थे। सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ लॉकअप 1989 में एक परपीड़क वार्डन के रूप में, फायरफाइटर थ्रिलर बैकड्राफ्ट 1991 में कट रसेल और रॉबर्ट डी नीरो के साथ एक कैद में बंद आतिशबाज के रूप में, 1990 के बैथ्यून द मेकिंग ऑफ ए हीरो में मानवतावादी डॉक्टर कार्यकर्ता नॉमन बैथ्यून के रूप में, और 6 डिग्री में एक दंभी न्यूयॉर्क सिटी कला डीलर के रूप में ऑफ सेपरेशन 1993 स्टॉकर्ट चैनिंग और विल स्मिथ के साथ। 1981 में सदरलैंड 1991 की ओलिवर स्टोन फिल्म JFK में उन्होंने एक रहस्यमय वाशिंगटन खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसे फ्लैचर प्राउटी के रूप में जाना जाता है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में सैन्य औद्योगिक परिसर के संबंधों की बात की थी। 21 उन्होंने केट बुश के 1985 एकल क्लाउडबस्टिंग के वीडियो में मनोचिकित्सक और दूरदर्शी विल्हेम रीच की भूमिका निभाई। 1992 में
उन्होंने क्रिस्टी स्वानसन के साथ फिल्म बफी द वैम्पायर स्लेयर में मेरिक की भूमिका निभाई। 1994 में उन्होंने रॉबर्ट ए. हेनलिन की 1951 की किताब द पपेट मास्टर्स की फिल्म में एक सरकारी एजेंसी के प्रमुख की भूमिका निभाई, जो लोगों के शरीरों पर कब्जा करने वाले एलियंस, बॉडी स्नैचर्स के आक्रमण के समान एक आधार की तलाश कर रही थी। 1994 में सदरलैंड ने बैरी लेविंसन के नाटक डिस्क्लोजर में माइकल डगलस और डैमी मूर के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के षड्यंत्रकारी सीईओ की भूमिका निभाई। 1994 में उन्होंने वीडियो गेम कॉन्स्पिरेसी में एक केजीबी अधिकारी की भूमिका निभाई और 1995 में मेजर जनरल डोनाल्ड मैक्लिंटॉक की भूमिका निभाई। वोल्फगैंग पीट रसन का प्रकोप। बाद में उन्हें 1996 में केवल दूसरी बार जोएल शूमाकर की ए टाइम टू किल में उनके बेटे किफर के साथ कास्ट किया गया। सदरलैंड ने 1999 की फिल्म द हनले में प्रसिद्ध अमेरिकी गृहयुद्ध जनरल पीजीटी ब्योरगार्ड की भूमिका निभाई। वैंकूवर में 2010 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक ध्वज लेकर सदरलैंड, दाहिनी ओर, सहित कई उल्लेखनीय कनाडाई। उन्होंने स्पेस काउबॉयज 2000 में सह कलाकारों क्लिंट ईस्टवुड, टॉमी ली जोन्स और जेम्स गार्नर के साथ एक अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई। सदरलैंड क्रिस क्लेमोंट और जॉन बन के लिए डोनाल्ड पियर्स मार्वल कॉमिक्स चरित्र बनाने के लिए एक मॉडल थे, जिसका अंतिम नाम 1970 की फिल्म M:*S:*H हॉकाई पियर्स में सदरलैंड के चरित्र से आता है। हाल के वर्षों में सदरलैंड को गृहयुद्ध नाटक कोल्ड माउंटेन 2003, ड्रामा थ्रिलर बाल्टिक स्टॉर्म 2003 में, द इटालियन जॉब 2003 के रीमेक में, टीवी श्रृंखला में रे वरैंड मोनरो के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। कमांडर इन चीफ 2005-2006 फिल्म फियर्स पीपल 2005 में डायने लेन और एंटोन येचिन के साथ, और प्राइड एंड प्रेजुडिस 2005 में मिस्टर बैनेट के रूप में केरा नाइटली के साथ अभिनय किया। उन्होंने माइक बाइंडर की रेन ओवर मी 2007 में भी एक छोटी भूमिका निभाई। सदरलैंड ने एबीसी के लिए प्राइम टाइम ड्रामा सीरीज डर्टी सेक्सी मनी में ट्रिप डार्लिंग के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2008 की फिल्म फूल्स गोल्ड में करोड़पति निगेल हनीकट की भूमिका निभा। उनकी विशिष्ट आवाज़ का उपयोग कई रेडियो और टेलीविज़न विज्ञापनों में भी किया गया है, जिनमें डेल्टा एयरलाइंस, वोल्वो ऑटोमोबाइल और सिंपली ऑरेंज जूस शामिल हैं। सदरलैंड ने यूरोविज़न सांग प्रतियोगिता 2009 के पहले सेमीफाइनल के परिचय और वैंकूवर में 2010 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान वॉयस ओवर और कथन प्रदान किया, और ओलंपिक ध्वजवाहकों में से एक भी थे। वह खेलों से पहले सीटीवी के आई बिलीव टेलीविजन विज्ञापनों के कथावाचक भी थे। खेलों के दौरान सदरलैंड ने कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया। 2010 में उन्होंने केन फोलेट के उपन्यास द पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010 के टीवी रूपांतरण में कलाकारों के साथ अभिनय किया। 2011 में सदरलैंड 2012 की शुरुआत में सदरलैंड ने द हंगर गेम्स 2012, द हंगर गेम्स कैचिंग फायर 2013, द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 1 2014 और द हंगर गेम्स फिल्म फ्रेंचाइजी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति स्नो की भूमिका निभाई। भाग 2 2015 उनकी भूमिका को प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। 26 मार्च 2012 को वो ओपी और एंथनी रेडियो शो में एक अतिथि थे, जहां उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्हें डिलीवरेंस और स्ट्रॉ डॉग्स में मुख्य भूमिकाओं की पेशकश की गई थी, हालांकि उन्होंने दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो उस समय हिंसक फिल्मों में दिखाई नहीं देना चाहते थे। डिलीवरेंस में भूमिका जॉन वोइट को और स्ट्रॉ डॉग्स में भूमिका डस्टिन हॉफमैन को मिली और दोनों फिल्मों को आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। इन हिंसक भूमिकाओं को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, और फिर मैंने 1900 में बनाडो बर्तोलुची द्वारा लिखित एक फांसीवादी की भूमिका निभाई। टेलीविज़न कार्यक्रम क्रॉसिंग लाइन्स का प्रीमियर 23 जून 2013 को यूएस एनबीसी नेटवर्क पर हुआ।
22 सदरलैंड, जिन्होंने मिशेल डोन नाम के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक की भूमिका निभाई। 3 सीजन में सभी एपिसोड में दिखाई देने वाले केवल 2 अभिनेताओं में से एक थे। 23 2016 में वो 2016 कांस फिल्म फेस्टिवल की मुख्य प्रतियोगिता जूरी के सदस्य थे। 24 सितंबर 2017 को ये घोषणा की गई थी कि सदरलैंड 3 अन्य प्राप्तकर्ताओं के साथ अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज से मानद ऑस्कर प्राप्त करेंगे, अटूट सत्यता के साथ प्रदान किए गए जीवन भर के अमिट पात्रों के लिए। ये 6 दशकों में सदरलैंड का पहला अकादमी पुरस्कार था। 25 2018 में सदरलैंड ने एफएक्स ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज ट्रस्ट में ऑल टाइकून जे. पॉल गेटी की भूमिका निभाई। 26 2020 में वो ह्यू ग्रांट और निकोल किडमैन के साथ HBO सीमित श्रृंखला द अनडूइंग 2020 में दिखाई दिए। सदरलैंड ने 2022 नेटफ्लिक्स फिल्म मिस्टर हैरिगन्स फोन में मिस्टर हैरिगन की भूमिका निभाई है, जो जॉन ली हैनकॉक द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो स्टीफन किंग की किताब इफ इट ब्लीड्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 27 व्यक्तिगत जीवन। 2013 में सदरलैंड को 18 दिसंबर 1978 को ऑर्डर ऑफ कनाडा का अधिकारी बनाया गया था। 28 और 2019 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा में पदोन्नत किया गया था। 29 उन्हें 2000 में कनाडा के वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 30 वह एक घर रखते हैं जॉर्जविले, क्यूबेक में। 31 सदरलैंड की 3 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली शादी लोइस में हॉडविक से 32 1959 से 1966 तक चली। उनकी दूसरी शादी, जो 1966 से 1970 तक चली, कनाडाई सामाजिक लोकतांत्रिक राजनेता और कनाडा की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के पिता की बेटी शर्ली डगलस से हुई, टॉमी डगलस। 33 सदरलैंड और डगलस के 2 बच्चे हैं, जुड़वां बच्चे किफर और राचल। 1970 से 1972 तक उनका अफेयर क्लूट की शादीशुदा सह कलाकार जेन फोंडा के साथ चला। 34 कनाडाई अग्रणी नाटक एलियन थंडर के सेट पर मुलाकात के बाद सदरलैंड ने 1972 में फ्रांसीसी कनाडाई अभिनेत्री फ्रांसिन ड्रैकेट से शादी की। उनके 3 बेटे हैं, रोसेफ सदरलैंड, एंगस रेडफोर्ड सदरलैंड और रोएग सदरलैंड। 33 इन सभी का नाम उन निर्देशकों के नाम पर रखा गया था जिनके साथ सदरलैंड ने काम किया है। किफर का नाम अमेरिकी मूल के निर्देशक और लेखक वारेन किफर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लोरेंजो सबातिनी के कल्पित नाम के तहत 35 अपनी पहली फीचर फिल्म, इतालवी कम बजट वाली हॉरर फिल्म इल कास्टेलो दे मा अटी विवी, कैसल ऑफ द में सदरलैंड का निर्देशन किया था। जिंदा लाश, रोएग का नाम निर्देशक निकोलस रोएग के नाम पर रखा गया है। रोसेफ का नाम फ्रांसीसी निर्देशक फ्रेडरिक रोसेफ के नाम पर रखा गया है और एंगस रेडफोर्ड का मध्य नाम रॉबर्ट रेडफोर्ड के नाम पर है। 33 दोस्तों इसकी जो फर्स्ट मूवी है वो 2016 में हमें देखने को मिली थी और उसे लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया था। उस ज़माने में ये तकरीबन $25 मिलियन के अंदर इसे बनाया गया था और मूवी ने कलेक्शन 100 मिलियन के पार किया था। इसके बाद दूसरा पार्ट बनाया गया और अब तीसरा पार्ट हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। जितनी कुछ जानकारी थी सारी कुछ मैंने आपको बताई, तो वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।